हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणय लाहौटी, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। तो मोशन इंस्टीट्यूट ने नीट प्रिपरेशन के लिए एक महा रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम न्यूमेरिकल के बेस पर यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वन, जिसके अंदर हम फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड डायपोल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि इन द फिगर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2 of value 2 microcoulomb interact with the third charge particle Q is equal to 4 microcoulomb. The magnitude as well as direction of the net force on Q is. तो हमें यहाँ पे डायग्राम को देख के पता चल रहा है, हमें डिस्टेंसेस गिवन है 0.4, 0.5, 0.3। ठीक है। चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2, दोनों का वैल्यू सेम 2 माइक्रोकुलम, एंड Q 4 माइक्रोकुलम चार्ज पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चार्जेस का नेचर सेम, और लाइट चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन। तो अगर मैं इस Q1 के कारण लगने वाले फोर्स की बात करता हूं, तो लगने वाला फोर्स रहेगा F। ठीक। एंड मैग्नीट्यूड में देख सकता हूं, इसका वैल्यू रहेगा के क्यू स्मॉल क्यू वन बाय 0.5 स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दिया F1। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स की अगर हम बात करें, तो फोर्स ये भी रिपल्शन का ही रहेगा। इसको हमने नाम दिया F2, एंड द वैल्यू इज के Q2 बाय 0.5 स्क्वायर। अब डेटा देखकर हमें पता चल रहा है कि Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक। डिस्टेंस सेम, दैट मींस F1 मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड, यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। दैट मींस हम यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे आना चाहिए, जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने F नेट से। ठीक है। अब F नेट का वैल्यू क्या हम लिखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टू इक्वल फोर्सेस होते हैं, तो नेट फोर्स हम 2F cos थीटा बाई 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और 2F cos थीटा बाई 2, ये जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम थीटा यही कंसीडर करें, यहां पर थीटा, तो ऑब्वियस बात है कि इधर भी एंगल थीटा ही बनना चाहिए। ठीक। तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज 2F cos थीटा। वैल्यूज पुट करें, सो F नेट इज इक्वल टू 2F का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम रहेगा के क्यू बाय 0.5 स्क्वायर। ठीक है। हमने वैल्यू पुट करी के कैपिटल Q स्मॉल q बाय 0.5 स्क्वायर, एंड cos थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वैल्यू है 0.4 एंड हाइपोटेन्यूज है 0.5। So cos theta we can write 0.4 divided by 0.5. ठीक। So F net 2 multiply by value of K 9 into 10 power 9, कैपिटल Q का वैल्यू 4 माइक्रोकुलम 4 into 10 power minus 6। ठीक है। स्मॉल q का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 power minus 6 डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 10 power minus 2। ठीक है। डिवाइडेड बाय पॉइंट कैंसिल आउट, रिजल्ट आपके पास रहेगा 4/5। तो इन सब नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेस्ट प्रोसेस ये रहता है कि सभी नंबर्स को एक साथ लिख लिया जाए। तो 2 into 9 18, मल्टीप्लाई बाय 4 into 2 8, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक। एंड 10 पावर्स 9 -6 -6 -12, एंड -2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, वैल्यू बनेगा +2। तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है 9 -12 एंड +2। ठीक है। ये नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ये नंबर्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू हमें मिलता है 0.46 न्यूटन। कितना मिलता है? 0.46 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है? एफ नेट का डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ नेट का डायरेक्शन हमें मिल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 0.46 न्यूटन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical spheres are given equal charges in one case and opposite charges in another case। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर हमने अपोजिट कर दिया है। ठीक है।
एंड दोनों केसेस में फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2. Distance between sphere is not large as compared to diameter, then compare F1 and F2. ध्यान देने वाली बात, अगर मैं केवल दो ही चार्जेस कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम मान लिया, तो मैग्नीट्यूड दोनों का Q, ये Q आ गया. डिस्टेंस रखिए आप, हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो फोर्स हमें मिलेगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर. क्लियर. अब फर्स्ट केस में आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट केस में दोनों बॉडीज आपको दी गई और जो डिस्टेंस दिया है वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब ये दो स्फीयर्स पास पास रखे हैं. अगर स्फीयर्स पास पास रखे होते हैं तो इंडक्शन का इफेक्ट आता है, इंडक्शन का इफेक्ट आता है. और फर्स्ट केस में अगर आप इसको फर्स्ट केस कंसीडर करें जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो फर्स्ट केस में अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर्स को पास में रखेंगे तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे. अगर ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा. तो आप ये बोल सकते हैं कि जो F1 आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विद F, है ना, F हमने कब माना कि जब ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है. कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, हमें एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है. तो अगर आप F1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि F1 और F को हम कैसे कंपेयर करें, तो हमें ये पता चलेगा कि F1 का मैग्नीट्यूड कैपिटल F के मैग्नीट्यूड से कम है. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर चार्जेस आपके बिल्कुल लेफ्ट और बिल्कुल राइट में शिफ्ट हो गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम इस सेकेंड केस को कंसीडर कर रहे हैं, तो सेकेंड केस में एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा राइट साइड में एंड सेकेंड स्फीयर पे चार्ज रहेगा लेफ्ट साइड पे, और चार्जेस का नेचर अपोजिट, यानी दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया कम, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो F2 का वैल्यू F से ग्रेटर हो जाएगा. क्या आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से F1 और F2 को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है एंड रिजल्ट रहेगा F2 इज ग्रेटर देन F1. F2 is greater than F1. So option C is the correct answer. Clear? Next, a force of 2.25 Newton act on a charge of 15 into 10 power minus 4 coulomb. Calculate the intensity of electric field at that point. ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज ये रिलेट होते हैं F इज इक्वल टू क्यू से, जो फोर्स कैलकुलेट करने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फोर्स गिवन है, सो 2.25 न्यूटन फोर्स गिवन. चार्ज का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2.25 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4. ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है. तो 10 पावर माइनस 4 अगर न्यूमरेटर में जाएगा वैल्यू बनेगा 225 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 15, बिकॉज हमें पता है 15 स्क्वायर होता है 225. तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू मिलेगा 15 इंटू 2 zeros यूनिट न्यूटन पर कुलम. ओके, सो ऑप्शन ए 1500 न्यूटन पर कुलम इज द राइट आंसर. क्लियर, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. यूनिवर्सल फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स F is equal to Q. Next, a point charge of 100 microcoulomb is placed at 3 I cap plus 4 J cap. Okay, and find the electric field intensity due to this charge at a point located at 9 I cap plus 12 J cap meter. यानी हमें पॉइंट चार्ज के कोऑर्डिनेट गिवन है कि एक चार्ज है वैल्यू 100 माइक्रोकूलम एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 3 I cap plus 4 J cap. ठीक है, यहां से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमें कंसीडर करना है एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9 I cap प्लस 12 J cap, और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम ये देखें क्या हम इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सोल्व कर पा रहे हैं. एक्चुअल में हम इसको वेक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन हमें कैसे दिख रहे हैं, स्केलर में दिख रहे हैं. तो अगर ऑप्शंस आपको स्केलर में दिख रहे हैं तो आपको स्केलर में सोल्व करना चाहिए. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट चार्ज और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, यानी आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट होता है आरपी वेक्टर माइनस आरक्यू वेक्टर से. सो आरपी वेक्टर यानी जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, सो 9 I cap प्लस 12 J cap.
एंड माइनस क्यू वेक्टर, यानी जहां पे चार्ज प्लेस्ड है उसको आपने आर क्यू वेक्टर बोल दिया। सो वैल्यू रही 3i कैप प्लस 4j कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन पे हमें वैल्यू मिला 6i कैप प्लस 8j कैप। क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें मिलेगा, ध्यान दें, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इन अंडर रूट। सो कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी है? आर वेक्टर हमें मिला 36 प्लस 64, 100 का रूट 10, तो 10 मीटर हमें डिस्टेंस मिल गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ के 9 into 10 power 9, charge given 100 microcoulomb, so 100 multiplied by 10 power minus 6, and distance again 10, तो 10 स्क्वायर। सो 100 और 10 स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा एंड रिजल्ट रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर कूलम भी लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन बी, विच इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। An infinite number of electric charges, each equal to 5 nanocoulomb, are placed along x-axis at x is equal to 1 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter, continuous चले जा रहा है। And in the setup, if the consecutive charges have opposite sign, then electric field in Newton per coulomb at x is equal to 0। ध्यान दें, एक अच्छा न्यूमेरिकल है। हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चले जा रहे हैं। ये वैल्यूज आ गई आपके पास 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आगे आपको 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन चले जा रहे हैं। ठीक है, चार्जेस सब जगह पे रखे हुए हैं 5 नैनोकूलम के, तो हम कंसीडर कर लेते हैं चार्ज Q एंड वैल्यू ऑफ Q इज 5 नैनोकूलम। ठीक है, एंड consecutive charges have opposite signs। अब ध्यान देना, अगर फर्स्ट चार्ज को हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो सेकंड चार्ज नेगेटिव रहेगा, थर्ड चार्ज पॉजिटिव आएगा, फोर्थ चार्ज नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से ये अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चल रहे हैं। क्लियर? अब x इज इक्वल टू 0 पर हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आना चाहिए। समझना कि क्वेश्चन हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट चार्ज है इसको हमने नाम दिया फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है वो ड्यू टू माइनस है कैप, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज आना चाहिए। ठीक है, सेकंड चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड बनता है वो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बनता है, यानी E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज आना चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे जो थर्ड चार्ज प्लेस्ड है, ड्यू टू दैट इंटेंसिटी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फोर्थ चार्ज तो E4 टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस तरीके से चलता जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम E पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ओरिजिन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपको मिलना चाहिए। ध्यान से देखें, हमें मैग्नीट्यूड में बात करना है, डायरेक्शन हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये E1, E3, E5, E7 ये सब ऐड होंगे, E2, E4, E6, E8 ये सब ऐड होंगे, और मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? जो फर्स्ट चार्ज है, यानी फर्स्ट चार्ज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट चार्ज सभी चार्जेस का न्यूमरेटर तो सेम है, मतलब सभी चार्जेस का जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर हमें सेम मिलेगा, के क्यू। चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस किसके लिए? फर्स्ट चार्ज के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर फर्स्ट चार्ज की है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फर्स्ट चार्ज का ही मैक्सिमम मिलेगा। यानी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 एंड सो ऑन, तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ठीक है, वैल्यू रख के देखें। E1 कितना? के क्यू बाय 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड चार्ज अगेन के क्यू, लेकिन डिस्टेंस अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पॉजिटिव के क्यू, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस के क्यू, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले जा रहे हैं कब तक? इंफिनिटी तक। कॉमन क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है एक तो के क्यू, और नीचे मिल रहा है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 10 पावर माइनस 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो
ई नॉट इज इक्वल टू के क्यू सेंटीमीटर स्क्वायर का 10⁻⁻⁴, ये हमने कॉमन लिया, एंड फर्स्ट फैक्टर है 1, फिर 2 का स्क्वायर सो 1 - 4, फिर 4 स्क्वायर 1 + 16 -1/64 एंड सो ऑन, ये चले जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये फॉर्म कर रही है इनफाइनाइट जीपी को, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। ठीक है, कब यूज करते हैं? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट एंड कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो वैल्यूज पुट करें, सो 9 × 10⁻⁹, चार्ज हमें गिवन है 5 नैनो कूलम, सो 5 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 10⁻⁴। ठीक, अब ये जीपी, सो a/1 - r, ये वैल्यू मिला। ठीक है, तो 9 × 5 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, सॉरी यहाँ पे -4, तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा +4, +9 -9 कैंसिल आउट, एंड ब्रैकेट में हमें मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 5/4, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 4/5 को। सॉल्व करें तो 5 45/5 9 एंड 9 4 36 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन हम चेक करें, सो सी ऑप्शन हमें दिख रहा है 36 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो सीरीज का हम ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें न्यूमेरिकल। In the figure shown, there is a large sheet of charge of uniform surface charge density sigma. A charged particle of charge -q and mass m is projected from a point A on the sheet with a speed v, with an angle of projection such that it lands at maximum distance from A on the sheet. Neglecting gravity, find the time of flight. ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो हमें ध्यान रखने, पहली बात ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें रेंज मैक्सिमम है, तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मेट रहेगा 2u sin थीटा बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ध्यान दें, क्योंकि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है, तो एक्सटर्नल फील्ड में कोई चार्ज कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू QE/m। ठीक है, प्लेट पे चार्ज हमें दिया है पॉजिटिव, यानी फील्ड का डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड, लेकिन जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं वो आपको दिया है नेगेटिव। तो अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स एंड फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या मिलना चाहिए? अपोजिट मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मेट क्या है? F इज इक्वल टू QE एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन वेक्टर। ठीक, तो अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स एंड फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो ड्यू टू शीट जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो फोर्स मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसका वैल्यू कितना इक्वल? QE/m के इक्वल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा शीट का, और शीट हमें किसी दी है? लार्ज शीट। तो लार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? चार्ज Q, मास m, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू σ/2ε। तो ये हमें वैल्यू मिल गया किसका? एक्सीलरेशन का। ठीक है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए, पुट करते हैं वैल्यू, सो t is equal to 2v sin 45 divide by q sigma by 2m epsilon naught। ठीक है, वैल्यूज पुट कर, ये 2m epsilon naught हमारा चला जाना चाहिए न्यूमरेटर में, और sin 45 का वैल्यू √2 आ जाना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? सो वैल्यू बनेगा 4mv epsilon naught डिवाइड बाय Q सिग्मा, एंड साइन 45 का वैल्यू 1/√2। कैलकुलेट करें, सो टाइम पीरियड हमें मिलेगा 2√2 mv एप्सिलॉन नॉट बाय Q सिग्मा। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑप्शन से आंसर हमारा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an extremely long wire is uniformly charged, an electron is revolving
about the wire making 10 power 8 revolutions per second in an orbit of radius 2 centimeter. So linear charge density of the wire, ये हमें कैलकुलेट करना है. ध्यान दें, कुछ बातें जो हमें समझनी चाहिए. पहली बात, रेवोल्यूशन पर सेकंड ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, यानी हमें f का वैल्यू गिवन है 10 पावर 8 हर्ट्ज रेवोल्यूशन पर सेकंड. ठीक है, एंड कितने रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है? 2 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट 2 सेंटीमीटर एज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. तो ये हमारे पास रेडियस आ गया एंड फ्रीक्वेंसी आ गया. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट हमें दिया है लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज. तो हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर कंसीडर की. ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी हमने लेमडा मान लिया प्लस लेमडा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि ये है इलेक्ट्रॉन. ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ही है. तो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में. क्या हमें वेलोसिटी दिया है? नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है. तो फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ओमेगा. ठीक है, अब एक बात बताएं, चार्ज डेंसिटी इसके पास ओमेगा है ना. अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस डायरेक्शन में मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी इधर. कितना मिलेगा? Q मल्टीप्लाई बाई ई से मिलना चाहिए. जहां पे चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ड्यू टू वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ड्यू टू वायर. ठीक है, और सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स वो लगेगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन, जिसको आपने एफसीपी से रिप्रेजेंट कर दिया. तो सर्कुलर मोशन के लिए एफसीपी का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए. तो आप बोल सकते हैं कि क्यूई वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना. और v के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा? आर ओमेगा. v के प्लेस पर क्या लिखेंगे? आर ओमेगा. तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो पुट करते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी अगर f है तो ओमेगा हम कितना कंसीडर करें? तो ओमेगा आपको मिलेगा 2 पाई एफ. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दें. सो ई वायर इज 2 के लेमडा बाई आर, एंड यहाँ पर हमें लिखना होगा ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 के लेमडा बाई आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्या कंपेयर करके लेमडा का वैल्यू सोल्व किया जा सकता है? सो लेमडा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के ई. क्या सभी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं? लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 पावर माइनस 31. रेडियस हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर. ओमेगा हमें गिवन है 2 पाई एफ, सो 2 पाई इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के, यानी 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. कैलकुलेशन, 9 एंड 9 कैंसिल आउट, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, एक 2 यहाँ रहेगा. सो 2 एंड 2 पाई, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, सो 8 आ जाएगा. है ना. समझें इस बात को कि कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 9 है वो इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो जो एक 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ बचेगा एक 2, सेकेंड वाली टर्म एक रहेगा 2, और यहाँ हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, यानी 4 इंटू 2 8, और डिवाइड में है 1.6. तो 8 डिवाइड बाई 1.6 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5. और यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जो 5 से रिलेटेड है, यानी जिसमें वैल्यू आ रही है 50. तो सॉल्व करने पर आपको यही आंसर मिलना चाहिए. तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जा सकता है, पूरा सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो 50 नैनो कूलम्ब पर मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. A uniform electric field exists in xy plane. The potential of point A, B and C are 16 volt, 4 volt and 12 volt respectively. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है. बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो ई और वी से रिलेटेड होते हैं. तो हमने यहाँ पर एक एक्स और एक वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया.
क्या हमें पॉइंट का लोकेशन गिवन है कि ए लाई कर रहा है -2 एंड 2 पर, सो -2 एंड 2, तो ए यहाँ पे कहीं आना चाहिए, तो ये रहेगा पॉइंट ए, इधर -2 और यहाँ हमने कंसीडर किया 2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बी, जो +2 एंड +2 पर है, तो बी +2 एंड +2 पर है, तो बी पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, +2 एंड +2, x +2 y +2, एंड सी पॉइंट वो है आपका 2 एंड 4 पे, 2 एंड 4, तो x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 4, तो ये बना आपका 4, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया पॉइंट 4। अब हमें एक पॉइंट पता है, आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, और सबसे मेन पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, ध्यान से सुने, 16 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है 4 वोल्ट, एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट। तो क्या हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन, ए और बी, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ए पर पोटेंशियल है 16 और बी पर पोटेंशियल है 4, ठीक है। यानी अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूं, ई एक्स, तो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए -dv/dx, ठीक है ना। तो पोटेंशियल v2 v1 होता है, dv/dx मतलब v2 v1 अपॉन x2 x1, तो वैल्यू आपको मिला, ध्यान से देखें, 4 vb 4 माइनस va 16, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन, b है आपका 2 मीटर पे और x है आपका -2 पे, तो 2 माइनस ऑफ -2, सो ex हमें मिला माइनस ऊपर 12/4, सो -3, सो 3 मिला, सो ex वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ex वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, बिकॉज ए से बी तक जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और x डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। अब कंसीडर करो पॉइंट बी और सी, यानी x हमने कैलकुलेट किया, x पॉइंट हमने कैलकुलेट किया किससे? ए और बी के लिए। अब हम कंसीडर कर रहे हैं बी और सी, हाइट बढ़ रही है ना, बी से सी तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सी से बी होना चाहिए, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल होना, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ई वाई, और ई वाई का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, सो ई वाई अगेन फॉर्मेट सेम रहेगा, माइनस dv/dy, तो इस बार सेकेंड पॉइंट अगेन बी है, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 - 12 विद माइनस साइन, एंड कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, सी का कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 4 एंड b का y कोऑर्डिनेट है 2, सो हमें क्या लिखना चाहिए, 2 - 4, तो 2 - 4 आपने यहाँ पे पुट किया, सो वैल्यू हमें मिली -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाय -2, यानी ई वाई वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड डायरेक्शन ये माइनस जे कैप है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है जिसके अंदर हमें दोनों आंसर्स मिल रहे हैं, तो 3i कैप माइनस 4j कैप, ये आंसर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है जो v वर्सेस r का ग्राफ है, और ब्लू में ये ग्राफ हमें गिवन है, जो ब्लू से आपको दिख रहा है ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताएं, सो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहां कहीं आना चाहिए, ये 0 से 2 तक हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहां कहीं आना चाहिए, और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -dv/dx से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये 0 से 2 तक एक स्ट्रेट लाइन, 0 से 2 तक एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है। अगर आप इस टॉप पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो टॉप पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा 2, 10, जो रिप्रेजेंट करेगा इसको, x2 और v2 को। सिमिलरली अगर हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट बना रहे हैं तो ये ओरिजिन ही है, तो ये 0, 0 बन जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा x1 एंड v1 को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग
V2 minus V1 upon X2 minus X1. So minus V2 10, V1 0, X2 2, X1 0. कैलकुलेट किया, वैल्यू -5 एंड यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आना चाहिए. यानी क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, in uniform electric field, E is equal to E naught I cap plus 2 E naught J cap, where E naught is the constant, exists in a region of space and at 0, 0 the electric potential is 0. यानी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है कि 0, 0 पर पोटेंशियल इज 0. ठीक है, सो x नॉट 0 पर पोटेंशियल, इसको v डैश बोल दें, कैलकुलेट कर. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है, यानी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. इससे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल आपके पास था वहां पे आपको पोटेंशियल गिवन था और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था. यानी जो रिवर्स ऑर्डर चलेगा, E is equal to minus dv by dx, so dv is equal to minus e dot dx. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइनस e डॉट dx. e भी वेक्टर x भी वेक्टर आना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें देगा पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी 0. जब x कोऑर्डिनेट आपका x नॉट है तो पोटेंशियल का वैल्यू हमें v डैश मिल जाएगा जो कैलकुलेट करना है. ठीक है, सॉल्व करें तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू रही v डैश माइनस 0 एंड माइनस e डॉट dx. ध्यान से देखिए, सो e नॉट आई कैप प्लस 2 e नॉट j कैप डॉट प्रोडक्ट विद क्या लिखें, ये dx आई कैप. तो आई कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिमिट हमारा वही 0 टू x नॉट है. सो v डैश इज इक्वल टू क्या मिला वैल्यू, e नॉट dx, सो नेगेटिव e नॉट dx. सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए e नॉट x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू x नॉट विद नेगेटिव साइन. सो v डैश इज इक्वल टू माइनस e नॉट x नॉट. तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Clear? Now, next question. How many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may float in an electric field intensity 10 power 9 Newton per coulomb directed upward? सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कॉइन कंसीडर किया. ठीक है, इस कॉइन का हमें मास दिया हुआ है. ठीक, तो मास है हमारे पास. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. ठीक है, ये बोला गया कि जो कॉइन है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. फ्लोट कर रहा है तो यहाँ कंडीशंस क्या बननी चाहिए, ध्यान दें. कंडीशन ये बनेगी कि जो mg का इफेक्ट है वो तो ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड आएगा. mg का इफेक्ट ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स आ रहा है वो mg डाउनवर्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है और जो कॉइन है वो फ्लोटिंग कंडीशन में. फ्लोटिंग कंडीशन में कब हो सकता है, जब लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट आ रही है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ जाए, डायरेक्शन अपोजिट, Fe ऊपर mg नीचे, डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ जाए mg के तो बैलेंस कर जाएगा. ठीक है, अब Fe हम कैसे लिखें, Fe का वैल्यू q मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू mg आना चाहिए, ये भी ठीक. पॉइंट ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, यानी आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करें, तभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो चार्ज कैसे आएगा, ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मिलेगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको आप Q इंटू ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. एंड क्वांटाइजेशन से हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो Q के प्लेस पर आपने पुट किया एन ई ई इज इक्वल टू mg, और यहां से n कैलकुलेट किया जा सकता है बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज. mg बाय ई, मास 1.6 ग्राम, तो 10 पावर -3, वैल्यू ऑफ g 10, e
1.6 into 10 power minus 19 and value of electric field 10 power 9 कैलकुलेट करें। सो 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास 10 पावर माइनस 2 है एंड नीचे 10 पावर माइनस 10 है। तो 10 पावर माइनस 2 प्लस 10, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 10 पावर 8। तो 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, the bob of pendulum of mass 8 milligram carries an electric charge of 39.2 into 10 power minus 10 coulomb in an electric field of 20 into 10 power 3 volt per meter and it is at rest. The angle made by the pendulum with the vertical will be, ठीक है। ध्यान दें, हमने यहां पर एक पेंडुलम कंसीडर किया, इसका वर्टिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 20 इंटू 10 पावर 3 का। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यानी प्लस आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस आई कैप में है तो जो चार्ज है, ये जो चार्ज बोब आपको दिया गया है, इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस अगर हम कंपेयर करें, कंसीडर करें, तो यहाँ पर एक फोर्स तो लगेगा जो Q इंटू ई के इक्वल है, ठीक है, यानी इसके पास चार्ज मल्टीप्लाई बाई ई के इक्वल। सेकेंड फोर्स लगेगा ड्यू टू मास, वेट आ जाएगा mg ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रिंग यहाँ पर है, स्ट्रिंग के अंदर आएगा टेंशन, ये टी, और आपसे पूछा है कि थीटा कितना होगा अगर ये पेंडुलम बैलेंस कंडीशन में हो जाए। तो अगर थीटा हमें यहाँ दिया है तो ऑब्वियस बात है कि जब आप इस टी के कंपोनेंट करेंगे तो हमें एक थीटा यहाँ मिलेगा और कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम अगर बोला है तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। इक्विलिब्रियम बोला गया, देखो क्या लिखा है, रेस्ट पर है, तो वर्टिकल से बनने वाला एंगल आपसे पूछा गया। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो टी साइन थीटा का वैल्यू क्यू इंटू ई के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो टी कॉस थीटा का वैल्यू एम जी के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाओ, तो डिवाइड लगाते ही आपको वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? चार्ज कितना दिया है? 39.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 डिवाइड बाय मास गिवन है 8 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम होता है 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम, मिलीग्राम बोला है तो 10 पावर माइनस 6 में आना चाहिए। सो 8 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू, जी हम कंसीडर करें 9.8। ऐसा क्यों किया? जी हम 10 भी कंसीडर कर सकते थे लेकिन हमने कंसीडर किया 9.8 बिकॉज न्यूमरेटर में भी दिख रहा है 39.2, है ना। तो 39.2, तो 9.8 ये इजीली सोल्व हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक। और 4 इंटू 2 वो रिप्रेजेंट करेगा 8 को। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको आंसर मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ आएगा 4 इंटू 2 80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। ऊपर नीचे सेम नंबर आ गया, 1 आ गया। 1 कब मिलता है? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? स्क्वायर आउट क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ओरिजिन पे प्लेस कर दिया और डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इस डायपोल का पॉजिटिव एरो की डायरेक्शन में है और यही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी है, ठीक है। और ये डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। नाउ एट अ पॉइंट P far away from the dipole the electric field is parallel to y axis। मतलब हम एक जनरल कंडीशन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक जनरल कंडीशन में आपने एक पॉइंट P कंसीडर किया एंड पॉइंट P पर आप ये बोल पा रहे हैं, या इस पॉइंट को हम नाम दें पॉइंट Z, अदरवाइज P और P दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम Z कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पॉइंट P को हम क्या कंसीडर कर लें? Z कंसीडर कर लें, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं। तो इस Z पॉइंट पर अगर आपसे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछा गया तो वो तो यही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 90 डिग्री।
कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम π/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब पॉइंट ये है कि डायपोल के केस में जनरल एंगल थीटा पर अगर हम बात करते हैं तो थीटा प्लस अल्फा ये रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, जो हमें गिवन है π/2, ठीक है। और बेसिक रिलेशन क्या है? बेसिक रिलेशन ये है कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। ये रिलेशन आपका जनरेट होता है जब आप डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। तो यहां से आप अल्फा का वैल्यू π/2 माइनस थीटा रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या दोनों तरफ tan अप्लाई किया जा सकता है? एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है थीटा विद द एक्स एक्सिस, यानी जो ओपी लाइन है, यानी जो ओजेड लाइन है, ओजेड लाइन है, तो ओजेड लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। यानी आपको अल्फा एलिमिनेट करना है, और अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हमने दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया। तो वैल्यू यहाँ पे रहेगा tan π/2 माइनस थीटा। अब tan π/2 माइनस थीटा, और इधर है हमारे पास tan अल्फा। tan अल्फा को इस बेसिक रिलेशन से लिखा जा सकता है tan θ/2। तो tan θ/2 इज इक्वल टू, ध्यान दें, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? 90 माइनस थीटा रिप्रेजेंट करता है cot थीटा, ठीक है। अब cot थीटा एंड tan थीटा बोथ आर इनवर्स, ठीक है। तो cot थीटा के प्लेस पर हम 1/tan थीटा पुट कर सकते हैं, और रिजल्ट हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, एंड कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √2। क्लियर? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,0 कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आई कैप प्लस √3 जे कैप। यानी अगर हम यहां पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लें, ठीक है ना, क्वाड्रेंट बना लिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस डाइपोल को हम प्लेस करना चाहते हैं। तो डाइपोल आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, आई के प्लस 3 जे के, मतलब ये डाइपोल कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। और पॉइंट आपको यहां दिया गया है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,0,0, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट, तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पी वेक्टर को, इसमें कोई डाउट नहीं। अब पी वेक्टर के पास दो कंपोनेंट है, आई वेक्टर प्लस √3 जे। अगर आप इसका ट्रायंगल बनाए, ध्यान से देखें, तो इधर 1 रहेगा और ये √3 रहेगा। तो क्या यहां पर इस एंगल में थीटा सोल्व किया जा सकता है? थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा tan इनवर्स √3/1, यहां पे लिखे हम। सो थीटा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये √3/1। सो थीटा हमें मिला 60 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कहां से बन रहा है? ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से। देखो डायग्राम में ट्रायंगल को मैच करो, तो ट्रायंगल को मैच करने पर आपको दिखेगा कि यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। क्या आप पी का मोड बता सकते हैं? पी का मोड कितना है? पी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो मोड ऑफ पी वो हमें मिलेगा 1 + 3, यानी मोड ऑफ पी इज इक्वल टू 2, ठीक। और ये एक जनरल पॉइंट हुआ, क्योंकि अगर डाइपोल आपका इस तरीके से रखा हुआ है और बी पॉइंट यहां पे दिया गया है, तो हम यानी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट kp/r³, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और सबका वैल्यू पुट कर दो। सो वैल्यू ऑफ k 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू ऑफ k को रिप्रेजेंट करता है। p का वैल्यू हमें मिला सॉल्व करने पर 2 /r³। तो ओरिजिन से इस 2 तक का डिस्टेंस कितना? 2, तो 2³, ठीक। एंड ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो यहां पे वैल्यू आई 1 + 3/4, ठीक है। अब इसी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं,
तो वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 2, ये रिप्रेजेंट करेगा 18 को, एंड 10 पावर 9 डिवाइड में 2 क्यूब रिप्रेजेंट करता है 8 को, एंड ब्रैकेट वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ब्रैकेट वैल्यू हमें मिल रही है 1 प्लस 3/4 मतलब 7/4 इन रूट। ठीक, ओके। ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि के में आने चाहिए, यानी हमें के का वैल्यू पुट नहीं करना। ऑप्शन हमें किस में दिख रहे हैं कि के में आने चाहिए, यानी ये जो 9 इंटू 10 पावर 9 आपने लिखा है, इसको आप वापस किससे रिप्रेजेंट कर दें, के से रिप्रेजेंट कर दें। सो 9 इंटू 10 पावर 9 आप के से रिप्रेजेंट कर दें, सो वैल्यू कितना मिलेगा, के 2। सॉल्व किया, सो वैल्यू आया k/4 √7, एंड √4 को आप लिख सकते हैं 2। सो रिजल्ट हमें मिल रहा है k/8 √7। क्या ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी में हमें ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, एक अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि पी वेक्टर किस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग आपने थीटा सोल्व किया और एक जनरल पॉइंट पर फॉर्मुलेट अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम इज। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, बेसिक रिलेशन हमें अप्लाई करना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल चार्ज +2e, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज -e। तो एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, यानी जो फोर्स रहेगा, तो फोर्स का नेचर तो आना चाहिए अट्रैक्शन। डिस्टेंस कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंट करता है 10 पावर -10, ठीक है, मीटर को। तो 1 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस आ गया। फोर्स सॉल्व करना है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, चार्जेस ये 2e स्क्वायर हो गया, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 पावर -20। ठीक है, सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, सो 9 इंटू 2 18 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 पावर 9 -38 एंड +20, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात, तो ये नंबर्स हैं, तो 16 इंटू 16 256 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मिलेगा हमें 256 यानी 2.56, और 2.56 इंटू 18, तो 2.56 इंटू 18 यानी 36 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ये 4.6, यहाँ पे 4.6, लेकिन जो नेचर ऑफ फोर्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तो कैलकुलेशन रहेगी 4.6 इंटू 10 पावर -8, फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड नेचर अट्रैक्टिव। सो आंसर ऑफ 15 ऑप्शन सी। क्लियर, तो हम अप्रोक्सीमेट सोल्व करना सीखें, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, the permittivity epsilon naught of vacuum is 8.86 into 10 power -12 and dielectric constant of water is 81, then permittivity of water is, बिल्कुल बेसिक रिलेशन कि एप्सिलॉन m हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट की जा सकती है वैक्यूम परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। सो एप्सिलॉन m यानी वाटर के लिए कितना रहेगा, और वाटर यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.86 इंटू 10 पावर -12 मल्टीप्लाई बाय वाटर हमें दिया है 81। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें दिख रहा है, कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 16 आंसर ए। नेक्स्ट, ABC is a right angle triangle. AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter. Okay, charges 15, 12, -12 ESU are placed at A, B and C respectively. The magnitude of the force experienced by the charge at B in dyne. ध्यान दें, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है और दो साइड दी गई है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर एक साइड आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड साइड आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो जो थर्ड साइड बनेगा वो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये हमने कंसीडर किया।
सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, यहां मिल रहा है 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस बात है कि बी पे राइट एंगल बनना चाहिए, तभी वो इन दोनों में कॉमन आ सकता है। ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए आ गया 5 सेंटीमीटर। चार्जेस कितना प्लेस्ड है वो अब देखें। चार्जेस हमें दिए गए हैं कि ए पर रखा है 15 ESU, बी पर प्लेस्ड है 12 ESU एंड सी पर प्लेस्ड है -12 ESU, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट बी, बी पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो बी पर दो फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, एंड ए और बी दोनों का साइन कैसा है, सिमिलर। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, तो रिपल्शन होगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू, ठीक। इसको हमने नाम दिया F1, ठीक है। सिमिलरली बी और सी के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स मिलेगा इधर, तो ये आ गया आपका F2। क्या F1 और F2 कैलकुलेट किए जा सकते हैं? सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1, ठीक। तो आपको यूज करना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यही फॉर्मेट हमें यूज करना है, लेकिन के का वैल्यू 1, तो ए पर चार्ज 15, बी पर चार्ज 12 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा F1 को। 3 स्क्वायर होता है 9, तो 15 इंटू 12 बाय 3 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 इंटू 4, ये रिप्रेजेंट करेगा 29 को। सिमिलरली अगर हम F2 कैलकुलेट करें तो F2 का वैल्यू बनेगा 12 और 12, ठीक। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिस्टेंस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 इंटू 3, तो ये रहेगा 99, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं बनना चाहिए, तो ये आ गया FB। तो FB हमें मिलेगा 20 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से, सम करने पर वैल्यू मिला 481, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिल जाएगा 22 टाइम, तो अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिला 22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of the electron given, charge given, G given, then intensity of electric field required to balance the weight of an electron। यानी अगेन हम एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा और मास के ड्यू टू जो मास हमें वेट मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन, तभी ये बैलेंस हो सकता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए QE इज इक्वल टू mg, ये आना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा mg बाई ई से, मास गिवन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। कैलकुलेट करें, अगेन हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें, तो 9.1 9.8 तो 81, तो देखो यहाँ पे सारे नंबर ये 5.6 में जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी बात रह गई किसकी, पावर की। तो पावर जब ये -31 ऊपर है और यहाँ से -19 ऊपर जाएगा तो वैल्यू में क्या मिलेगा, वैल्यू में क्या मिलेगा 12, ठीक है, -12, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10 पावर -11, क्योंकि नंबर हमें सारे सेम दिख रहे हैं तो हम 10 की पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, charges of 10 by 3 into 10 power minus 9 are placed at each of the four corner of square of side at centimeter, ठीक है। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेंटर पे, तो ये हमें चार्जेस दिए गए, ये सारे चार्जेस आपने क्यू मान लिए, क्यू प्लेस कर दिए, साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना रहेगा, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस रहेगा r/√2, क्योंकि जो मेन डायगोनल बनता है वो कितना आएगा, मेन डायगोनल बनेगा 8√2 का, ठीक है। तो सेंटर टू वर्टेक्स ये डिस्टेंस हाफ आनी चाहिए, यानी 4√2 या 8/√2 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सभी चार्जेस का इफेक्ट वो सेम रहेगा, बिकॉज सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस सभी के लिए इक्वल, तो नेट पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटर पे तो वो 4 टाइम्स KQ/R से रिप्रेजेंट होना चाहिए,
बात समझ में आई? क्योंकि सभी चार्जेस का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10⁻9। चार्ज हमें गिवन है 10/3 इंटू 10⁻−9। एंड डिस्टेंस आ गई आपके पास 4√2 मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करें तो 4 and 4 कैंसिल आउट, 9 से 3 मिलेगा ऊपर, सो वैल्यू आई 3/√2 मल्टीप्लाई बाय चार्जेस -9 एंड डिस्टेंस हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो मीटर हमने लिखा, यहाँ आना चाहिए सेंटीमीटर। 10⁻−2 तो ये ऊपर जाएगा, वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू रहेगी 10⁻3 बिकॉज एक 10 यहाँ से भी मिलेगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻3 मतलब 3000/√2, तो आंसर हमें मिलेगा 1500√2। ऑप्शन बी will be the right answer. Next, in an electric dipole, if an electric dipole is kept in a uniform electric field, then it will experience, ध्यान दें, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया, ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने कंसीडर किया, मान लीजिए प्लस है, ये चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू। अब लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्सेस चार्ज पे लगेगा, एक फोर्स लगेगा प्लस चार्ज पे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉर्क आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एक टॉर्क आएगा जो इसको घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉर्क तो आ गया जो इसको रोटेट करवाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल 0, लेकिन ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं ये किसको फॉर्म करते हैं? ये कपल फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ पर एक कपल तो होगा, और यहाँ पे टॉर्क भी आया, और टॉर्क अगर आया तो इसको क्या करवाएगा? ये रोटेट करवाएगा, यानी रोटेशन भी होना चाहिए और एक कपल भी आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है सी, ठीक है, कपल एंड रोटेट्स। नेक्स्ट, potential difference between the center and surface of sphere of radius r uniform charge density rho, ठीक बात। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कहां पर? सेंटर एंड सरफेस पर। ध्यान दें, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 kq/r, ठीक है, एंड सरफेस पर पोटेंशियल होता है kq/r। दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा 3/2 kq/r माइनस kq/r, कैलकुलेट किया, वैल्यू आया kq/2r, लेकिन जो आंसर हमें दिया है वो रो की टर्म में। कैसे कन्वर्ट करें? अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, यानी चार्ज जो कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना, चार्ज हम लिख सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से। वॉल्यूम कितना? स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा के के प्लेस पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्यू के प्लेस पर 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में आपके पास रहा एक तो टर्म रो आर स्क्वायर, एक तो टर्म कितना रहा? रो आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, एंड 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 पाई 2 पाई, 2 रहेगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 ये रिप्रेजेंट करेगा 6 को, तो 6 एप्सिलॉन, तो कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिला रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two similar conducting spherical shells having charge 40 microcoulomb minus 20 microcoulomb are at some distance apart. Now they are touched and kept at same distance. The ratio of the initial to the final force will be, ध्यान दें, दो चार्जेस हमने कंसीडर करे है ना, स्फीयर्स आपको दिए गए, पहला स्फीयर 40 माइक्रोकूलम चार्ज, सेकंड स्फीयर -20 माइक्रोकूलम चार्ज, और किसी डिस्टेंस आर पे रखा है। तो इनिशियल केस में फोर्स कितना आ रहा है? हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो 40 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 20 माइक्रो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो F1 का वैल्यू हमें मिला कि 800 माइक्रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको क्या बोला गया कि दोनों को टच करके वापस सेम डिस्टेंस पर रख दिया, तो जैसे ही हम दो कंडक्टिंग स्फीयर को टच करते हैं तो क्या कंडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए? तो कंडक्शन प्रोसेस होगा, और कंडक्शन प्रोसेस में
अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स आपको दिए गए, सिमिलर स्फीयर आपको दिए गए, तो दोनों के पास चार्जेस टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन में चार्ज रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक बात है ना? तो टोटल चार्ज कितना है? 40 एंड माइनस 20, 20 इसका टोटल चार्ज है। तो दोनों स्फीयर्स के पास कितना कितना चला जाएगा? 10 10 चला जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में इन दोनों स्फीयर की डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन चार्जेस हो गए अब 10 माइक्रो 10 माइक्रो। क्या F2 कैलकुलेट किया जा सकता है कि 10 माइक्रो 10 माइक्रो बाय आर स्क्वायर? तो F2 हमें मिल गया, ध्यान से देखें, कि 100 के मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या F1 बाई F2 कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो F1 बाई F2 हमें मिलेगा 8/1, बिकॉज सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया गया कि पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ द मास लेस rigid non-conducting rod of length L. Another point particle of same mass is attached to the other end of the rod. The two particles carrying charges plus q and minus q. ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, एक रोड यहाँ पे कंसीडर किया। इस रोड के एक तरफ रखा हुआ है प्लस क्यू, दूसरी तरफ रखा है माइनस क्यू। इन दोनों के मासेस गिवन है m और लेंथ हमें गिवन है l। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E such that rod makes an angle theta less than 5 with the field direction। ध्यान दें, ये रहा फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो डायपोल आपने बनाया ये कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया, और जो एंगल आपको दिया है एंगल का वैल्यू लेस देन 5 डिग्री, एंगल का वैल्यू लेस देन 5 डिग्री है। तो यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू मान लिया हमने इस तरीके से, इधर पॉजिटिव मान लो इधर नेगेटिव मान लो। ठीक बात, जो एंगल दिया है वो आपको थीटा दिया है। अब आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रोड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट्स सेट फ्री। अभी आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या होगा? अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इधर है क्यू और इधर है क्यू। ये भी आपने देखा था कि इसके कारण हमें टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, टॉर्क मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा। और आपसे पूछा है मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रोड टू बिकम्स पैरेलल, यानी इसका मोशन कैसे होगा? पहले रोड ये ऐसे, पहले रोड ये ऐसे इस तरीके से, जब इस पर फोर्स लगा तो ये घूमा, ये पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन रुक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे टॉर्क है, तो ये नीचे चला जाएगा। फिर ये इस तरीके से ऊपर आएगा तो ये क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। यानी एक साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल कैसे बनेगा, यहाँ से पहले पैरेलल टू द फील्ड, फिर अगेन एंगल पे, फिर पैरेलल टू द फील्ड, फिर अगेन एंगल पे, यानी ये पूरा साइकिल कंसीडर होगा। और इसका हमें कितना पार्ट लेना है, इसका हमें केवल 1/4 पार्ट लेना है। यानी जो टाइम रहेगा रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड कितना रहेगा, टाइम रिक्वायर्ड आपके पास है t/4। टाइम रिक्वायर्ड कितना, वो रहेगा t/4। लेकिन हम t कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायपोल के लिए t किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? ध्यान देना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है 2π√I/p। यहाँ पे I रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो अगर इस डायपोल का सेंटर पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दो पार्टिकल, दोनों का मास सेम, डिस्टेंस सेम है, तो mr स्क्वायर से मिलना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ml² 2। एंड जो डायपोल मोमेंट होता है p, वो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं q × l से। क्या ये दोनों वैल्यूज पुट की जा सकती है? क्या ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की जा सकती है टी के टर्म में? तो टी की टर्म में आपने पुट किया तो टी हमें मिलेगा 2πi। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला 2 टाइम्स ml²/4, यानी ml²/2। यहाँ से 2 हटा दें तो ml²/2। ठीक, p का वैल्यू q × l × ये तो मिला हमें t, लेकिन रिक्वायर्ड टाइम क्या है, रिक्वायर्ड टाइम है t/4। पहले इसको सॉल्व करें, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल कैंसिल आउट, एंड रिजल्ट इज 2πml/2q। ये तो टाइम आ गया। अब इसका हमें 1/4 चाहिए, तो इसमें डिवाइड कर दे बाई 4, तो वैल्यू आ जाएगा π/2 ml/2qe। ठीक है ना, ये आंसर मिलेगा। ध्यान दें, तो 23
ऑप्शन आना चाहिए π/2 ml/2 ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार फिर आप समझ लें, डायपोल रखा है कुछ इस तरीके से, क्वाड्रेंट में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब इस पर टॉर्क लगा तो ये ऐसे नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। लेकिन आपसे पूछा है मिनिमम टाइम जब वो पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल तो वो t/4 में ही हो जाएगा, पैरेलल तो वो t/4 में ही हो जाएगा। तो टोटल टाइम का t/4 मतलब 4 टाइम, 1/4 टाइम्स, वो हमें कैलकुलेट करना है और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फील्ड लाइन्स हमें गिवन, ठीक है, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। सेकेंड थिंग कि इनका नेचर क्या है, ठीक है। तो ध्यान दें कि जो फर्स्ट चार्ज आपको दिया है ये फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, तो ए चार्ज का नेचर होना चाहिए पॉजिटिव, एंड बी चार्ज, जो फील्ड लाइन सारी टर्मिनेट हो रही है, एरो सारे में दिख रहे हैं अंदर आते हुए, तो बी चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। सेकेंड थिंग ये है कि अगर चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ज्यादा होती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is directly proportional to number of electric field lines। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए के रिगार्डिंग फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे 12 मिल रहा है, और बी के रिगार्डिंग अगर मैं फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे नंबर मिल रहा है 10। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि क्यू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी चार्ज। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ऑप्शन ए ही यहां पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the F is the force of repulsion between the ions, then number of electrons missing from each ion will be। ठीक, डायग्राम पे ध्यान दो, दो चार्जेस, ठीक है, हमने आइडेंटिकल चार्जेस कंसीडर कर लिए, ये Q और Q, डिस्टेंस दोनों के बीच में आ गया D। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स रहेगा kq² /d², लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तो अगेन Q को हम क्या लिख सकते हैं, Ne, और आपको N का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया Q², तो Q² का वैल्यू FD²/K, ये लिख सकते हैं, और K के प्लेस पर 1/4πε0 लिखा जा सकता है, तो 4πε0 FD², ये वैल्यू हमें मिला। अब Q अगर हम कैलकुलेट करें तो Q बन जाएगा √4πε0 FD², और Q के प्लेस पर Ne लिखा जा सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4πε0 FD² √/E, और इस E को भी आप √ पे ले सकते हैं, यानी वैल्यू बन जाएगा 4πε0 FD²/E²। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4πε0 FD²/E², तो 25 के लिए हमें आंसर मिल रहा है सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a dipole of dipole moment P is placed in a non-uniform electric field along x-axis. The electric field is increasing at a rate of 1 volt per meter square, then force on the dipole is। फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है बिल्कुल जनरल फॉर्मेट से du/dx, ठीक है, एंड डायपोल के लिए u का वैल्यू होता है -p/t, ये भी ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। सो F इज इक्वल टू, हमें मिलेगा माइनस माइनस मिलके प्लस, सो d/dx ऑफ p, ठीक, p कांस्टेंट होता है, p को हम बाहर निकाल दें, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, इसलिए हम यहाँ पर एंगल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एंगल जो बनता भी है तो वो या तो 0 डिग्री बनता है या 180 बनता है, यानी मैग्नीट्यूड हम कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग F इज इक्वल टू p de/dx से। क्या हमें दोनों वैल्यू गिवन है, क्या हमें दोनों वैल्यू गिवन है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट गिवन है p, एंड फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर, यानी मल्टीप्लाई कर 1, तो वैल्यू आना चाहिए p, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट, a non-conducting spherical shell of diameter 10 centimeter has a charge 1.6 into 10⁻⁴ coulomb. A charge of 20 coulomb is placed at a distance 10 centimeter from its center। यानी सबसे पहले हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाया जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना बनेगा, तो उसका रेडियस रहेगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वी कैन राइट 0.05 मीटर, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना है,
इस पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 20 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो जनरल इक्वेशन हमें यूज करना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और ई किसका आना चाहिए, ई आना चाहिए स्फीयर का। ठीक, तो चार्ज 20 और स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पॉइंट पी लाई कर रहा है आउटसाइड में, तो ई आउट का वैल्यू हमें मिलता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे क्यू स्फीयर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय के क्यू चार्ज ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, so values put कर दें, so 20 multiply by value of k 9 into 10 power 9, charge on sphere 1.6 into 10 power minus 4 divide by separation 10 सेंटीमीटर, क्या लिखें 0.1 स्क्वायर यानी 10 पावर माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगा आपको, अगर हम इसको 1.6 इंटू 2 करें 32, और 32 इंटू 9 करें, ठीक है, तो 290 के आसपास हमें आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर 9 के पास का। ठीक है, नंबर्स एक साथ ले लो, 2 इंटू 9 इंटू 16 एंड 10 की पावर्स को एक साथ कर दो, पावर 1 कैंसिल आउट, 9 माइनस 4 5 प्लस 2, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। कैलकुलेट करें इसको, 18 इंटू 16, तो 290 समथिंग अप्रोक्सीमेट हमें आंसर मिलता है इंटू 10 पावर 7, तो ये बन जाएगा 2.9 इंटू 10 पावर 9, तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिला 3 इंटू 10 पावर 9, तो कैलकुलेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो 27 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two parallel infinite line charges with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in the free space. What is the electric field midway between these two line charges? दो लाइन चार्जेस हमने कंसीडर करे, एक लाइन चार्ज आपका प्लस लेमडा, सेकेंड माइनस लेमडा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r। ठीक है, मिड पॉइंट आपने कंसीडर किया पॉइंट पी। अब इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे दो वायर्स हो गए 1 and 2, तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो फील्ड अवे जाना चाहिए, नेगेटिव के लिए फील्ड टूवर्ड्स जाना चाहिए। तो पी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये हमें मिलेगा, देखो E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमने देख लिया है, यानी मैग्नीट्यूड हमें ऐड कर देंगे बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, एंड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई आर, दोनों के लिए पुट करें, तो फर्स्ट के लिए 2k लैम्डा बाई आर, सेकेंड के लिए 2k लैम्डा बाई आर, दोनों का सम किया वैल्यू 4k लैम्डा बाई आर, एंड आंसर हमें एप्सिलॉन नॉट की टर्म में गिवन है, तो 4 लैम्डा डिवाइड बाय k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 कैंसिल आउट एंड रिजल्ट लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, lambda by pi epsilon naught r. So option A is the correct answer. Clear? Next. ठीक है, two small balls each having equal positive charges Q are suspended by two insulating strings of equal length L from a hook fixed to a stand. Mass of each ball is m and total angle between the two strings is 2 theta. Then find charge on the each ball. यानी हमें एक small q का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफबीडी बना सकते हैं। ध्यान दें, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्टिकल ड्रॉ किया, तो इधर एंगल बनेगा थीटा, यहाँ टेंशन हमारे पास टी, तो इस टी के दो कंपोनेंट सोल्व किए जा सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा टी कॉस थीटा एंड दिस वन इज टी साइन थीटा। क्लियर? क्योंकि अभी पहले भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया है, इसलिए मैंने एफबीडी थोड़ा जल्दी से बना दिया। थीटा एंगल यहाँ बनेगा, इसके अकॉर्डिंग टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। एमजी हमें मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, मान लेते हैं, लेकिन मानी हुई चीज हमारे आंसर में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, यानी आर को आपको एलिमिनेट बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, दो इक्वेशंस क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन रहेगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन रहेगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और आपको क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड लगा सकते हैं? जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाएंगे,
हमें एक इक्वेशन मिल जाती है tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। अब एक पॉइंट है समझने वाली बात, जब भी हमें पेंडुलम का न्यूमेरिकल मिलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस कंडीशन में है, तो आप सीधे ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। किसी भी न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करें कि अगर पेंडुलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस कंडीशन में है तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी एप्लीकेबल वहां पर रहेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता था, इतना मुझे एफबीडी वगैरह नहीं बनाना पड़ता, पहली बात। ठीक है, अब मैं क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो क्यू का वैल्यू कितना मिला, ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा बाई के। ठीक है, और क्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अभी चलो हम स्क्वायर नहीं हटा, ये वैल्यू है। ठीक है, नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी आंसर में आर आ रहा है, वैसे भी आर तो आपने माना है, और आंसर में आ रहा है एल, तो हमें इस आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस आर को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये जो ट्रायंगल आपके पास है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो यहां हमने कंसीडर किया थीटा, ये स्ट्रिंग लेंथ है, और अगर लेंथ का आधा की हम बात करें तो ये आर बाई टू को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा फैक्टर यहां से रिलेट किया जा सकता है, यहां से हम रिलेट कर सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है या नहीं होता, तो साइन थीटा का वैल्यू रहा आर बाई टू एल। क्या आर हमें मिला, आर आ गया टू एल साइन थीटा। क्या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है क्यू स्क्वायर का, इसमें इक्वेशन पुट किया जा सकता है आर स्क्वायर का। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या है देखो, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा, सो एम जी टेन थीटा एन आर स्क्वायर के प्लेस पर ये टूवेल्व साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय के, ये डिवाइड बाय के हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्यू कितना मिलेगा, पहली बात तो ये पूरा टर्म अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या रहेगा वो देखें, एम जी टेन थीटा, ठीक, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय के। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, फोर एल स्क्वायर एम जी, फोर एल स्क्वायर एम जी साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बाई के। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, ये बी बिल्कुल हमें सिमिलर दिख रहा है, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा एम जी बाई के। कैलकुलेट किया, हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट, a charge capital Q is placed at each of the opposite corner of a square. ठीक है, and charge small q is placed at each of the other two corners. ठीक, तो हमने एक डायग्राम कंसीडर किया, charge q is placed at each of the opposite corner of a square, यानी एक q यहां पर और दूसरा q हमने यहां पर कंसीडर किया। सिमिलरली स्मॉल q यहां पर प्लेस्ड है, स्क्वायर हमें दिया है तो साइड हम r मान सकते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज, इफ नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज जीरो देन फाइंड कैपिटल क्यू बाई क्यू। अब लगने वाले फोर्सेस एंड उनके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में रिपल्शन होगा, और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1 से। ध्यान रखें, इस चार्ज को आपने 2 कंसीडर किया, इसको हमने 1 कंसीडर किया, इसको हमने 3 कंसीडर किया, सभी चार्जेस को आप पॉजिटिव मानते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो इधर आ गया F2, एंड थर्ड चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, इधर आ गया F3। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, अपने आप फाइनल में जो आंसर मिलेगा वो हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यानी आप ये बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटल क्यू रखा है इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ये F3, ये F2 और ये F1। क्या इन तीनों का वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू क्या रहेगा, तो F1 का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा के क्यू स्क्वायर एंड डायगोनल डिस्टेंस होता है √2r, तो F1 आपको मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर।
ठीक है, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, विच इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। और 2 और 3 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन के अलोंग आना चाहिए, जिसको मैंने F23 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो F23 वी कैन रिप्रेजेंट 2F cos 45। ठीक है, तो F23 का वैल्यू कितना रहा, √2 टाइम्स K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना। यानी नेट फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया 2 एंड 3 का, और F1 ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक बात है। अब इन दोनों का सम, क्या वो इस कैपिटल Q पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इन दोनों का सम कैपिटल Q पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों का सम 0 आना चाहिए, बिकॉज F1 और F23 बोथ आर अलोंग सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 0। तो दोनों को प्लस कर दें तो वैल्यू आपको मिलेगा KQ स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर प्लस √2 KQQ बाई R स्क्वायर। और आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, K गया, R स्क्वायर गया, कैपिटल Q गया, तो रिमेनिंग रहा आपके पास कैपिटल Q बाई 2 प्लस √2 स्मॉल q इज इक्वल टू 0। तो क्या हमें रिलेशन मिला, क्या हमें रिलेशन मिला? हमें Q बाई कैपिटल Q, सॉरी कैपिटल Q बाई स्मॉल q कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q ये रिप्रेजेंट करेगा -2। ठीक है, आप -√2q को आप लेके गए राइट हैंड साइड में और स्मॉल q का डिवाइड कर दिया। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a charge q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. Length L as shown in the figure, and the electric potential at a point O lying at a distance L from the end A. ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ऑब्जेक्ट के कारण, ड्यू टू ऑब्जेक्ट, हमें इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारा प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले हम एक एलिमेंट कंसीडर करें। क्या एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है? इस एलिमेंट का लेंथ वो हमने माना dx, और आपको जो रॉड गिवन है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डायग्राम को हम यहाँ पे वापस फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने एक रॉड कंसीडर किया, ये पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट ए, टोटल लेंथ एल, और यहाँ हमने पॉइंट कंसीडर किया ओ, एंड ओ एंड बी के बीच का लेंथ, ओ एंड ए के बीच का लेंथ भी कितना है, वो एल ही है। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें पॉइंट ओ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा। ये आपने एलिमेंट कंसीडर किया, क्या इस एलिमेंट पे चार्ज बता सकते हैं, एलिमेंटल चार्ज? सो एलिमेंटल चार्ज यूनिफॉर्म अगर दिया गया है तो फिर आपको लेमडा से सोल्व करना पड़ेगा। तो डी क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, एंड लेमडा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, बिकॉज आपको दिया है कि एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ये आपको डी क्यू मिला। ठीक है, क्या हम एलिमेंटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? आप ये मान लो कि ओ पॉइंट से इस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो आपको मिलेगा एलिमेंटल पोटेंशियल। क्या मिलेगा हमें, एलिमेंटल पोटेंशियल, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया डीवी से, और डीवी का वैल्यू आपको मिल जाएगा के डी क्यू बाई एक्स। ठीक, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? पहला एलिमेंट मिलेगा आपको ए पर, मतलब ओ से कितना लेंथ पर, एल लेंथ पर। लास्ट एलिमेंट मिलेगा बी पर, ओ से कितना लेंथ पर, 2l लेंथ पर। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, कंप्लीट पोटेंशियल। सो डी वी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू वी इज इक्वल टू के क्यू बाई एल। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ बचेगा आपके पास डी एक्स बाई एक्स, और इसको इंटीग्रेट करोगे आप एल टू 2l। सो हम यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा v के क्यू बाई एल, ये कांस्टेंट टर्म बाहर, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा log x ln x, एंड लिमिट उसमें पुट करेंगे l टू 2l। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ v
KQ बाई L ln 12 माइनस ln L, तो log x माइनस वाई का हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ v KQ बाई L ln 2L बाई L. ठीक है, सॉल्व किया, वैल्यू आया KQ बाई L ln 2. ऑप्शन मैच करें. ऑप्शन आपको दिए इन टर्म्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हमें k को लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L ln 2. ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln 2. ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, charges are placed on the vertices of a square as shown. E vector be the electric field and V the potential at the center. ठीक बात. अब इस डायग्राम में अगर मैं सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ तो सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए? डायग्राम में सेंटर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो कितना मिलना चाहिए? दो चार्जेस पॉजिटिव, दो चार्जेस नेगेटिव, और सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस हमें सेम मिलेगा. तो पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, अगर हम डिस्टेंस मान लें x, तो दो चार्जेस पॉजिटिव 2kqx और दो चार्जेस नेगेटिव. हर एक नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस kq बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2. सो पोटेंशियल एट सेंटर रहा 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा. यहाँ पर हम डायग्राम बना के देख रहे हैं, ध्यान से समझना. ठीक है, यहाँ q, इधर q, माइनस q, माइनस q. अब इस सेंटर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हैं. तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाए तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर, सेकंड चार्ज फील्ड इधर. अब ये दोनों चार्जेस नेगेटिव है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का इफेक्ट टूवर्ड्स, माइनस क्यू का इफेक्ट टूवर्ड्स, और दोनों का नेट यहाँ पे कहीं आया. इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ई नेट से, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल रहा है. ठीक है, और ये वैल्यू आ गया ई नेट. ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी द पोटेंशियल एट द सेंटर. नाउ if the charges on A and B are interchanged with those D and C, यानी A और B के चार्जेस को D and C से हम रिप्लेस कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा? तो ये तो इनिशियल डायग्राम था. सेकंड डायग्राम में आपको बोला गया कि चार्जेस को हम रिप्लेस कर दें, यानी नेगेटिव चार्जेस ऊपर चले गए, पॉजिटिव चार्जेस नीचे, है ना, और ये सेंटर पॉइंट. तो पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल अभी हमें वापस कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पॉइंट पे? बताओ. अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इफेक्ट आएगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव का इफेक्ट अवे, इस पॉजिटिव का इफेक्ट ये भी अवे. अब इस नेगेटिव का इफेक्ट बताओ. ये टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आना चाहिए. डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ऊपर की ओर आ गया. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? ई नेट. तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. मैग्नीट्यूड वाइज सेम और डायरेक्शन क्या रहेगी? चेंज. यानी हम क्या बोल सकते हैं? देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ई वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड. पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो गया. सेकंड, बोथ ई वेक्टर एंड वी चेंजेस. वी का वैल्यू तो फिक्स है, 0 आ रहा है, तो ये वी के अकॉर्डिंग ये भी रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन, ई एंड वी, ई वेक्टर एंड वी रिमेन्स अनचेंज्ड. नहीं भाई, वी तो सेम है लेकिन ई आपका चेंज हो गया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन के साथ आना चाहिए. तो पहले केस में आपको मिलेगा ई नेट माइनस जे कैप में, वही सेकंड केस में आपको मिल रहा है ई नेट प्लस जे कैप में. तो इक्वेशन 1 और 2 से आप समझ सकते हैं कि ई वेक्टर चेंज हो गया है, ई वेक्टर चेंज हो गया है, लेकिन वी हो रहा है अनचेंज्ड. ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा.